स्वागत है आप सभी का गुरु से वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों मॉक टेस्ट रहेगा केवीएस का, यानी केवीएस की वैकेंसी न्यू पैटर्न पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी से स्टार्ट करेंगे। हिंदी रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर से लेकर पेडागोजी सब कुछ करेंगे। एक ऐसा मॉक टेस्ट जो आपके नाम 10-10 क्वेश्चंस के स्लॉट में 10-10 क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाएंगे हिंदी के सबसे पहले लेंगे। उसके बाद जीएस रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के साथ रीजनिंग भी रहेगा इस वीडियो में, और रीजनिंग के साथ सबसे अहम मुद्दा पेडागोजी, वो भी इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 10 क्वेश्चन हिंदी का स्लॉट, जिसमें पहला है कि दशानन में कौन सा समास है। याद रखिएगा दशानन में एक बहुब्रीहि समास होता है। आंसर 3 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि पता है कि दशानन अर्थात रावण जब कोई तीसरे अर्थ की व्याख्या की तरफ कोई भी समास जाता है तो उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो समास की प्रक्रिया होती है, समास का जो विलोम होता है व्यास, और समास के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर का नाम विलोम है। एक बार शेयर कर दीजिएगा। रात्रि 10 बजे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवीएस वैकेंसी पर प्रहार करता है। सब्सक्राइब कर लें अगर बनना है शिक्षक और शिक्षिका, बनना है केंद्रीय विद्यालय में एक आपको अध्यापक अध्यापिका। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तामसिक का विलोम क्या है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। एक तामसिक होता है, एक सात्विक होता है। तामसिक भोजन भी होता है जिसमें आप एक ऐसे भोजन की बात करते हो, तला भुना, मांस, मदिरा, है ना। दूसरी तरफ सात्विक इसका क्या होता है? विलोम होता है। बहुत सुंदर। बड़ी तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हर चैप्टर मिलेगा दोस्तों। बे उपसर्ग किसमें आता है, किसमें नहीं आता है? देखिए उपसर्ग की बात करी, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है। राइट ना? बोलो राइट ना। उपसर्ग का मतलब होता है जब शब्द के पहले जुड़ता है कोई चीज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे रहम के आगे बे जुड़ गया और खुदी के आगे बे जुड़ गया। इज्जत के आगे बा जुड़ा है और कायदा के आगे बा जुड़ा है, यहाँ तो बे नहीं है, तो मतलब आंसर यही हो जाएगा। और देख लेते, सहारा के आगे बे है, इज्जत के आगे बे है, ईमान के आगे बे है और दम के आगे बे है। मतलब सबके आगे बे लगा है, लेकिन बा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी यही नहीं है दोस्तों। आंसर 3 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आपका, लिंग से है, जवाब दीजिएगा। तांडव होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जेठ शब्द का क्या स्त्रीलिंग होता है? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होता है भैया, जेठाइन होता है या जेठानी होता है? अरे जेठ का जेठानी होता है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 लॉक हो जाएगा। 4 का आंसर डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइए। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो मैं आपसे कहता हूं कि यारा लावा वर्ग जो है यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। यानी 5 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो 3 के साथ लॉक हो जाएगा। क्या 5 नंबर का जो आंसर है वो 3 के साथ लॉक हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? 4 होती है। एक या होता है, दूसरा रा होता है, तीसरा ला होता है, वाह होता है। इनकी टोटल नंबर ऑफ जो है क्या होता है? डिजिट है भैया, ये है 4 है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइए। देखिए हिंदी भी पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगी, अलग मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा व्याख्या वाली क्लास निशुल्क रहेंगी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत बेटा कविता लिखी है किसने? निराला, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3 के साथ चला जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। साथ ही साथ एक रचना और लिखी है दोस्तों जिसका नाम है झांसी की रानी। ये 2 रचनाएं ही एग्जाम में आती हैं। झांसी की रानी दोस्तों, क्या झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो केवीएस को तोड़ना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 7 नंबर, हर चैप्टर आपके स्क्रीन पर मिलेगा। देखिए आपसे कहता है, क्या कहता है? कहता है कि श्याम की किताब रास्ते में गिर गई। श्याम की किताब मेरे लाल रास्ते में गिर गई। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। देखिए श्याम की किताब रास्ते में गिर गई, तो श्याम की किताब अगर रास्ते में गिर गई तो यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर किसी भी चीज में और पर की व्याख्या देखते हो, में और अगर पर आ रहा है तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है। में और पर अगर आ रहा है तो अधिकरण कारक हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। रीजन क्या है कि अधिकरण कारक में आधार का बोध होता है।
अधिकरण कारक में मूवमेंट होता है, चाहे आप में आए चाहे आप पर आए, तो वहां पर अधिकरण कारक लॉक करना पड़ेगा। हिंदी में कारक की जब भी बात होती है बेटा, हिंदी में कारक की बात होती है तो 8 प्रकार के हिंदी में कारक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। स्वागत है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, अच्छा आएगा। देखिए हिंदी करिए, जी करिए, कोई भी क्लास करिए, सब कुछ वही है। आपको करना है, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तालव्य व्यंजन आपको लॉक करना है। तालव्य व्यंजन आपको लॉक करना है तो तालव्य व्यंजन में चा छा जा झा है, इसलिए 8 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। ये आपके क्या है, मूर्धन्य है। ये आपके क्या है, दंत है। ये आपके क्या है, ओष्ठ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल को अगर छोटी ई पूछ लिया जाए तो बताइए कैसा है। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी तालव्य है। अगर कल को या पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है, ये भी दोस्तों आपका तालव्य है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़े। Drop it. Say what? Say what? Coming at you. मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा? ओ हेलो हेलो, छोड़ उसे, भाई है मेरा। और ये कौन भरेगा? मैं भरूंगा। नंबर बता, चल पेटीएम करता हूँ। मेरे पास तो ये ऐप है। पेटीएम नहीं है? नहीं। पेटीएम तो सबके पास होता है यार। ब्रो, पेटीएम से अब किसी भी यूपीआई ऐप पे पैसे ट्रांसफर कर लो। मींस भाईचारे के बीच कोई रुकावट नहीं। हो गया, आ गया। पेटीएम करो। पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। लॉक किया जाए। कहता है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों हिंदी के 10 क्वेश्चन के बाद क्या आप सब तैयार हो दूसरे चैप्टर के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए? बताइएगा, एक बार हाथ उठाइएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो कौन सा जो है कहलाता है? वो कहलाता है चौपाई कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। 10 नंबर क्या कहता है? कहता है दोस्तों घुड़दौड़ का सामासिक विग्रह क्या है? घुड़दौड़ का सामासिक विग्रह क्या होगा? अगर आप घुड़दौड़ की बात करेंगे तो मुझे ये बताइए, घुड़दौड़ किसकी दौड़? मैं कहूंगा घोड़े की दौड़। अगर घोड़े की दौड़ देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि घोड़े की, का की के, और जब काकी के होगा तो घोड़े की दौड़ यानी तत्पुरुष समास होगा। वो कौन सा तत्पुरुष होगा तो एक बार कमेंट करिए। घोड़े की दौड़, और घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़, ये घोड़े कह लो घोड़ों कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के लिए आप सभी तैयार हो? 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्यूटर के आएंगे, तो क्या आप 5 क्वेश्चन देखने के लिए रेडी हो? थोड़े से अलग लेवल, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन, जीके कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए, लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा। देखिए, चलो भाई, स्वागत है। अरे भाई, समास में संबंध कारक कहां से आ गया? हमने पूछा समास, बोला संबंध कारक, गजब हो गया। घोड़ों की दौड़ में समास पूछा था या संबंध कारक पूछा था? पहले तो आप ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में, हाँ कंप्यूटर शुरू हो चुका है। कंप्यूटर चैप्टर जीके में 5 क्वेश्चन आने वाले, बहुत ध्यान से करिए। फिर हम करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन या जीएस के 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जो सबसे तेज कैलकुलेशन करता है, सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 12 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिएगा। सर पेडागोजी कब कराएंगे? लास्ट में कराएंगे इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, चेंजमेंट होता है, वो होता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा।
क्या सीपीयू हो जाएगा? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। इनपुट का आउटपुट में जो चेंजमेंट होता है, रूपांतरण होता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लॉक होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर क्या होगा? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। स्वागत है। 13 नंबर का आंसर क्या होगा बेटा? कहता इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर होती है, वो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने? एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। एक माउस है, प्रिंटर है बेटा, मॉनिटर है। एक्सेल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पता है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर जो है ना, ये दोस्तों ये आते हैं आपके हार्डवेयर में। हार्डवेयर वो पार्ट है जो आपको दिखाई देता है, जो छू सकते हो आप, जिसको आप छूकर महसूस करते हो, वो हार्डवेयर है। जो एक्सेल है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, इसको छू नहीं सकते दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिए कॉपी पेस्ट ना करो, क्वेश्चंस पर करो। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम आपको बताना है। स्टोरेज माध्यम कौन सा? ऑप्शंस लॉक करेंगे, बताइए। तो स्टोरेज देखिए हार्ड डिस्क हो सकता है, फ्लैश ड्राइव हो सकता है जिसमें अपना डेटा आप जो है उसमें रख सकते हो, डीवीडी हो सकता है। लेकिन क्या है दोस्तों, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है कीबोर्ड जो है ये नहीं हो सकता है। कीबोर्ड में आप कोई स्टोरेज नहीं कर सकते हो, ये स्टोरेज का साधन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, 15 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर एंड सर्च इंजन। आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिएगा अगर आप निम्नलिखित में इंटरनेट संबंधित पद की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सर्च इंजन है, प्रिंटर है, लिंक है, ब्राउजर है, तो इसमें जो आंसर आ रहा है बच्चे प्रिंटर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरनेट संबंधी में सर्च इंजन आता है, लिंक आता है, ब्राउजर आता है, लेकिन प्रिंटर एक अलग मेथड है। प्रिंटर से हम चीजों को प्रिंट करते हैं और उसका एक कॉपी निकालते हैं। बोलो क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सामान्य अध्ययन से आ रहा है और सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग आएगी, उसके बाद पेडागोजी आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 जीके सेक्शन का लिया है। जीके सेक्शन आपके स्क्रीन पर ही रहा। हाँ बिल्कुल परमानेंट चलेगा। आपसे कहता है कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। देखिएगा वैसे प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? देखिए ब्लड में प्लाज्मा और प्लाज्मा में वाटर, और वाटर की बात होती है वो 90 से 92%। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए रक्त में जो देखिए रक्त प्लाज्मा, देखिए रक्त में देखिए प्लाज्मा कितना 55%, प्लाज्मा में वाटर कितना 90 से 92%, यही पूछा। प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन से राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश यानी ये रहा, और इसका एक राज्य, इसका एक जो है जिला है जिसको भोपाल कहा जाता है। भोपाल को कहा जाता है मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी। क्लियर है, झीलों की नगरी कहा जाता है। 18 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, लॉक किया जाए। 18 कहता है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है बेटा? तो भारत को कहा जाता है मुंबई। मुंबई देखिएगा, मुंबई सबसे पुराना बंदरगाह है। मुंबई यानी महाराष्ट्र। यहाँ गुजरात में भी एक बंदरगाह है जिसको कांडला बंदरगाह दिया जाता है नाम। ये ज्वारीय पत्तन बंदरगाह है और इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे।
ध्यान दीजिएगा, काकरा पार परियोजना कहां पर है? तो काकरा पार परियोजना, ये बताइए सूरत कहां पर है? गुजरात में है क्या? बताइए सूरत कहां पर है? गुजरात में है ना? हाँ, फटाफट बताइए। तो देखिए काकरा पार जो परमाणु संयंत्र है बेटा, ये आपका राज्य जब पूछे, देखिए राज्य जब आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा राज्य हो गया, और जब आपसे पूछे नदी, नदी पूछे तो तापी या ताप्ती, और जब आपसे पूछे शहर पूछे तो ये स्थित है सूरत में, ठीक है ना? तो गुजरात में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी के समीप में स्थित है। याद रखिएगा ये क्या है? ये एक काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो ताप्ती नदी पर अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, कहता है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रीय हित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे बच्चे एग्जाम्स को ब्रेक करेंगे। चलो भाई, देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर, अब देखिए भूमध्य रेखा ये है, अगर बीचों बीच से हम काट दें तो 0 डिग्री है ना, और इसके अगर हम उत्तर में देखिए कर दें तो ये क्या नॉर्थ है, और ये क्या है? ये साउथ है। इसके साउथ यानी ये नॉर्थ, इसके ऊपर चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे तो कहता है दक्षिण में किसी भी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अरे भाई हमें उससे क्या मतलब है, कोणीय दूरी हो या कोई भी हो, है ना? हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर अक्षांश होगा या देशांतर होगा। अक्षांश होगा तो क्यों होगा बेटा? क्यों होगा? क्योंकि अक्षांश रेखाएं ही ये हैं, और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर इस तरीके से खड़ी रेखाएं होती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है बेटा वो जाएगा अक्षांश रेखाएं, क्योंकि समान कोणीय दूरी अक्षांश रेखा की ही होती है। हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी आप समान रूप से ऐसे ऐसे रेखाएं खींचेंगे ये अक्षांश हैं, और समान रूप से ऐसे ऐसे रेखाएं आप खींचेंगे ये लॉन्गिट्यूड है, जिसको देशांतर रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र कहा जाता है, कैपिटल काहिरा है। और याद रखना है मिस्र को नील नदी के लिए बेहतरीन माना जाता है। बहुत ही अच्छी फसलें, गेहूं और चावल की बहुत तमाम ऐसी फसलें होती हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री आपको लॉक करना है। बताइए क्या करना है लॉक, आपको जवाब देना है। 22 नंबर क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा आया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 क्वेश्चंस आते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो इतना जो नारा है वो केवल इन्होंने दिया है, और जब विज्ञान लग जाए तो ये वाला अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। मैंने शायद एक वीडियो में जीके सेक्शन में आपको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया भी था कि जब आपका विज्ञान लग जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जब आपका केवल जय जवान जय किसान हो तो लाल बहादुर शास्त्री। आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। अगला है, आपको लॉक करना है। 23 नंबर कहता है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। देखिएगा सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 1.3 सेकेंड लगता है। ऑप्शन हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और वहीं पर दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लूं कि वो जो है चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड। हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है, घुमा के पूछ लिया है, चंद्रमा की बात करी गई है दोस्तों, और सूर्य की बात नहीं करी गई। चंद्रमा और पृथ्वी के कनेक्टिंग की बात करी गई वहां 1.3। अब मैं आपसे घुमा के पूछता हूं कि सूर्य से अगर पृथ्वी पर आएगा प्रकाश तो कितना लगेगा, समय कितना लगेगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत, गांधी इरविन समझौता 1931 के अंतर्गत लगभग माना जाता है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट रहा होगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर पार्ट रहा होगा तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 25, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? आपको बताना है। ठीक है,
बहुत सुंदर। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो दोस्तों लगती हैं 3 देशों के साथ लगती हैं। 3 देशों के साथ लगती हैं। एक लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। दूसरी लगती है चाइना के साथ, वो दूसरी लगती है नेपाल के साथ, और तीसरी लगती है क्या, भूटान के साथ, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध का मतलब समझते हो, लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड स्टेट आपको बताना है। और भूमिबद्ध इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए आप महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र तो यहाँ पर खुला भी है, पानी में है। गुजरात आप ले लीजिए, गुजरात भी आपको यहाँ पर पानी। भूमिबद्ध का मतलब है जैसे मध्य प्रदेश देखिएगा, मध्य प्रदेश यहाँ पर देखिए चारों तरफ से भूमिबद्ध, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है भूमि से। ऐसे देखिए ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यानी ये कट गया, ये कट गया। आंध्र प्रदेश आ जाइए, आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर ये पानी में आ जाएगा, तो ये कट गया। छत्तीसगढ़ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, लैंड लॉक्ड है, भूमिबद्ध है, भूमि से घिरा हुआ है। आंसर हमारा डी चला जाएगा। क्लियर है? समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैंने तो आपको दिखा दिया। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन सरल है। आप बताइए ना, आप दिमाग लगाइए। मान लो ये मैप ना होता तो आप क्या करते? क्या आप मैप के बिना, मैप के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? हाँ, 2% बच्चे सॉल्व कर लेते, लेकिन 98% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। 27। चलो भाई, क्वेश्चन देखिए आ जाइए यहाँ पर। कहता है झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहां पर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। बोकारो बच्चे कितना मार रहे हैं? बोकारो स्टील प्लांट जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये झारखंड में है बेटा। बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके सहायता से बना है? तो ये भी एग्जाम में आता है, सोवियत संघ के, सोवियत संघ की सहायता से ये यहाँ पर भारत में स्थापित हुआ है। सोवियत क्वेश्चन में आता है, ये कहाँ है? झारखंड। अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है बोकारो कहाँ है। बोकारो क्या है? बोकारो एक स्टील प्लांट है, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, जो बोकारो झारखंड में है, जो सोवियत संघ के सहयोग से बना है। मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, और जो 1964 के दशक में शुरू हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थैंक यू। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है साफ साफ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा नगर के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको पहले नेफा के नाम से जानते थे। क्या? इसको पहले नेफा नगर के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है 29 दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आया हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। यानी जितने भी प्लांट से क्वेश्चन आता है, जितनी बहनें हैं उनको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भैया बिल्कुल पूरी तरीके से सजा देना पड़ेगा। हरी मेहंदी जो होती है ना, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसको रखने के बाद वो लाल हो जाती है? तो बताओ ना फिर, बताइए क्या आंसर है इसका मिस्टर अंकित सिंह। इतना सरल, क्या मतलब बनता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 29 नंबर, 29 नंबर आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। पहला है लासोन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कार्बन, चौथा है आयरन। बहुत बढ़िया, अब नहीं आएगा आंसर। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा लॉसोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखते हो उसमें एक पदार्थ होता है जिसको आप कहते हो मेहंदी रच गई, और रचना जो होता है वो हर बहन के हाथों में बड़ा अच्छी लगती है, जिसको लाल कहा जाता है। बोला जाता है कि जिसकी मेहंदी लाल होगी वो सबसे अच्छी है ना। चलिए, लाल के बाद काली भी हो जाती है, याद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। लासोन एक पदार्थ होता है, कुछ नहीं होता है। इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते। 100% दीजिए ना आंसर सही, आंसर बताइए फिर। और यही क्वेश्चन आपको, यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देता है।
ओवर कॉन्फिडेंस गिरा देता है। आपको खुद खुद पता है कि आप क्वेश्चंस गलत करते हैं या करती हैं। ठीक है, देखिए हाँ, कैल्शियम है, जिंक है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है मैं आपको बता देता हूं। कैल्शियम है, जिंक है और आयरन है, आयोडीन है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल कनेक्शन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें देरी लगी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, इसमें क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया जाता है भौतिक परिवर्तन है, ये बी में दिया जाता है बेटा रासायनिक परिवर्तन है। दोनों क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। पहला तो ऐसे ऑप्शन दिए जाएं तो आपको याद रखना है कि आयोडीन मारना है। दूसरा ऐसे ऑप्शन दिए जाएं भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तो वहां पर आपको रासायनिक परिवर्तन मारना है। तो आयोडीन जो है इसका रीजन बनता है कि कटा हुआ सेब जो होता है वो भूरा हो जाता है, और दूसरा परिवर्तन देखा जाता है वो दोस्तों होता है केमिकल प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? रीजनिंग आपकी आने वाली है। 5 क्वेश्चंस दोस्तों आपको हम रीजनिंग के कराएंगे जो एग्जाम के पैटर्न पर आएंगे। देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इस तरीके का अगर हम पृथ्वी ले लें और इसको बीच से काट दें, भाई क्या है, पृथ्वी को अगर हम ले लें और इसको बीच से काट दें, 0 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इक्वेटर कहा जाएगा। और इक्वेटर कहा जाएगा, इसको भूमध्य रेखा कहा जाएगा और भूमध्य रेखा कहा जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पृथ्वी को दो भागों से काटेगी वो सी, भारत को दो भागों से काटेगी वो कर्क रेखा, और जो ऑस्ट्रेलिया को दो भागों से काटेगी वो मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी? आत्मीय सभा की स्थापना बेटा किसने करी? तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत जो माने जाते हैं राजा राम मोहन राय हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको मैं बता दूं, परमहंस की जो स्थापना करी है, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी है, यानी रामकृष्ण परमहंस आरपी विवेकानंद ने। आर्य समाज एएस दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज बीएस एंड आत्मीय सभा एएस, तो ये क्या है? राजाराम मोहन राय ने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर, तो सिलिकॉन वैली जो हो जाएगा वो बेंगलोर हो जाएगा। बेंगलोर पार्ट ऑफ कर्नाटका होता है दोस्तों। कर्नाटक में, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है क्या? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? अब बताइए आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा, स्वागत है दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, तेलंगाना पठार यहां पर है। तेलंगाना पठार की बात की जाए तो अरावली रेंज दोस्तों इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अरावली रेंज जो है आपकी दिल्ली से राजस्थान तक ऐसी फैली हुई है। और आपको पता है ना, अरावली रेंज यहां से कोई संबंधित नहीं है, ये वाला पार्ट इलाका खाली है, तो अरावली रेंज नहीं होगी, क्योंकि अरावली रेंज आप जानते हो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो रात व दिन समान होते हैं बेटा, वो होते हैं भूमध्य रेखा पर। इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, और इसी को कहा जाता है इक्वेटर, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से। क्या आप तैयार हो? 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके स्क्रीन पर, तैयार हैं आप? बताइएगा। करंट अफेयर से है, कहता पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो बताइए आंसर क्या होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा नरेंद्र मोदी को, और ये पहला मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि सामाजिक कार्य के लिए मिल रहा है। पता नहीं कौन सा मोदी साहब ने सामाजिक कार्य किया, ये तो हमें नहीं पता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फिलहाल ऑप्शन जाएगा ए के साथ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को ए के साथ लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर।
तुम्हारा नाम गलत है, कल एग्जाम है तो आप एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दीजिएगा। मैं फिर से आपसे कहूंगा, कोई समस्या नहीं है भैया, दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। एग्जाम की शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? जियोलॉजिकल पार्क पहला जो है कहां पर बनेगा, ये कमेंट में आपको बताना है। आंसर क्या होगा? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़। 37 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जिसका जो आंसर है बेटा हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? भोपाल है। क्वेश्चन नंबर, देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण संभाला है? बताइए। हाँ, अगर देखा जाए देश में 29वें जो है थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? एम नरवणे की जगह ली है संभालने वाले जनरल पांडे, और वो जनरल पांडे है मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे ने 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में, इसमें 28वें पहले वो थे नरवणे, नरवणे जिसको नरवाने कहा जाता है, एम नरवाने थे 28वें, ये है 29वें नंबर के। भारत का थल सेनाध्यक्ष यानी आर्मी का प्रमुख। अगला क्वेश्चन 39, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, और एक टैग दिया जाता है। इस बार जो मिला है दोस्तों कांगड़ा, कांगड़ा बोले तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपके 39 और 40वां क्वेश्चन करंट अफेयर का ये है। फिर चलेंगे दोस्तों तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पर। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, जो आएंगे ही आएंगे। क्या आप तैयार हो? बेटा क्लास का टाइम हम जल्दी ही आपको बता देंगे। फिलहाल ये 10 बजे है, मुझे लगता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे बच्चे जो है रजाई में घुस जाते हैं, फिर जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है। सुदर्शन चक्र कोर द्वारा अभ्यास सुदर्शन प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। तर्क शक्ति के लिए, रीजनिंग के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। स्वागत है। नौ बजे से क्लास कैसे कर ले? आपने कह दिया 9 बजे से क्लास कर लीजिएगा। 7:30 बजे क्लास जो शुरू होती हैं, 8 बजे क्लास शुरू होती हैं, वो क्या 8 बजे क्लास शुरू होंगी, वो 8 बजे खत्म हो जाएंगी। उनके उनके लिए टाइम चाहिए होता है, 1 घंटे की वो भी क्लास होती है, वो 9 बजे तो खत्म ही हो पाती है ना। तर्क शक्ति के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो 41 से 50 तक दोस्तों आपके स्क्रीन पर रहेगी पैडागोजी और रीजनिंग। 41 से 50 तक, और फिर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक अगर सेल्फ में रखी जाती है तो कपड़े दोस्तों कवर्ड में रखे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, वार्डरोब नहीं होगा, कवर्ड हो जाएगा, वार्डरोब बेटा नहीं होगा। आंसर किसके साथ? ए के साथ होगा। अगला 42 नंबर, नहीं कर पाएंगे? 9:15 कैसे कर लेंगे? हमारे अंदर इंजन थोड़ी ना लगा है, मुझे भी तो 15 मिनट का 20 मिनट का रेस्ट चाहिए होगा कि नहीं। मैं 7:30 बजे पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एकदम से क्लास ले लूं? मैं कोई रिमोट थोड़ी ना हूँ। कंट्रोलर आपके हाथ में थोड़ी, कंट्रोल है आपके हाथ में। भाई मैं भी तो इंसान हूँ आपके जैसे। आप जिस तरीके से 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, उस तरीके से हम भी नहीं पढ़ा सकते। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर आपके स्क्रीन पर है। हाँ, टाइम आपके लिए बताया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके 4 यानी आगे 4 विकल्प हैं, 4 शब्द दिए गए, उनमें से शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है, आपको जवाब देना है। दिव्यांश, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है? सर मेरा कल को एग्जाम है, मेरा नाम गलत है? कॉपी पेस्ट करने के अलावा कान से सुनते नहीं हो क्या? मैंने कहा एग्जाम दीजिए जाके, सही से दीजिए जाके, कोई समस्या नहीं है, कोई इशूज नहीं है। धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट, सर ये सुनो यार। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? एंट्री होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा। क्या आंसर होगा?
आंसर क्या होगा बताइए। एलिमेंट बच्चों का आंसर है। देखिए ENTR तो अगर आप देखोगे ENTR ये तो बन रहा है, ठीक है, चलो ये तो आंसर नहीं होगा। PERLES तो PERLES ये भी बन रहा है, नहीं होगा। अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर EMENSTRU तो इस तरीके से यहां पर भी मिल जाएगा आपको। लेकिन ELEMENT अब यहां पर 3 E आई हैं। क्या यहां पर 3 E है क्या? आप बता दो। अब जब 3 E नहीं है तो आप यही पर आंसर क्लिक कर दीजिएगा। अगला 43 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर। आशावादी प्रसन्न और निराशावादी क्या होगा? अगर आशावादी प्रसन्नता से संबंधित है तो निराशावादी उदासीनता से संबंधित होगा, सी हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर विकल्प आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके एग्जाम में। आपसे कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द को चयन करना है। कौन सी ऐसे ऑप्शंस है जो विषम है? चारों ऑप्शंस में विषम आपको यहाँ पर चुनना है, आपको लॉक करना है। अब ये मत समझ लेना कि हमने तुमसे विषम संख्या पूछी है। क्वेश्चंस में है विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, यानी विषम संख्या या विषम शब्द चुनना है, आपको जवाब देना है। अब देखिएगा 31, 41 और 61 और 51 में आंसर हमारा डी हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन बता दो। रीजन दोस्तों ये है कि आप 51 को काटोगे तो 3 एकन 3 है ना, 4 5 3 सत्ते 21, 17 तियो 51 होते हैं। ये कट जाएगी, ये कटेगी नहीं दोस्तों। मेरा मानना ये है आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिवाइड रूल लग रहा है, वही भिन्न है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। 45 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में फिर से विषम बताना है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नहीं बदला है, ऑप्शंस बदल गए। अब यहां पर जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? किसके साथ? स्पीड पोस्ट होता है, लेटर होता है, मनी ऑर्डर होता है, SMS होता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? SMS के साथ। SMS के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर है। मनी ऑर्डर, लेटर, पोस्ट, ये सब डाकघर की जो परंपराएं हैं वो पूरी कर रहा है। जितनी भी चिट्ठियां हैं, लेटर है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, मनी ऑर्डर है, ये भारतीय डाक के कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, पेडागोजी के क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं। हम क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों पेडागोजी के किस तरीके से पेडागोजी एग्जाम में ट्रेंड होगी। पहला क्वेश्चन पेडागोजी का है। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता है। पहला है मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता। दूसरा है व्यक्तिगत समायोजन का एक उच्च स्तर। तीसरा है सामाजिक योग्यता की एक उच्च अवस्था। चौथा है सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की एक उच्च अवस्था। अब आपको ये 5 क्वेश्चन देखने हैं पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट के। सामाजिक परिपक्वता की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं तो ये कहूंगा कि समाज में अगर परिपक्वता यानी ऑप्शन जाएगा बड़ा, सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरत और उद्देश्यों के एकीकरण की एक उच्च अवस्था। बिल्कुल सही बात है, यही परिपक्वता है। परिपक्वता का मतलब होता है 100% जिसका डेवलपमेंट, जिसको बुद्धि के बेहतरीन लेवल पर पहुंच हो चुकी हो। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कहता है एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वह अच्छे निर्देशात्मक साधनों का उपयोग करता है, वह छात्रों को सवाल पूछने में मदद करता है, वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है, छात्रों का उच्च अंक। अब उच्च अंक प्राप्त करना नहीं है ना, पहला ये डी तो हो नहीं पाएगा। अब देखिएगा यहां पर अगर देखा जाए एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा, वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करना। अब सवाल पूछने में मदद करना ये प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, निर्देश नहीं दे सकता। निपुणता का मतलब होता है, समझते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को निगेटिव की तरह ले जा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। निपुणता का मतलब होता है कि अब बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आया तो आप पूरा देखोगे ना,
उसको पूरी तरीके से गाइड करोगे, निपुण बनाओगे, बहुत बढ़िया, बिना प्रेशर के। बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? 48 नंबर का 48 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपको जवाब देना है। 48 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तर के छात्रों को सीखने की जरूरतों को संबोधित करना। 49 एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी सारणी, सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, स्कूल में आयोजित अनुभव का एक पूरा समूह, शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला कुल योग। 49 नंबर का जो आंसर है वो आंसर जाएगा किसके साथ बताइए? सबसे अच्छी तरह, अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी सारणी गलत है, शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला कुल योग गलत है, स्कूल में आयोजित अनुभव का एक पूरा समूह। अब ध्यान दीजिएगा, सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, पहला तो ये हो सकता है सही। स्कूल में आयोजित अनुभव का एक पूरा समूह, क्वेश्चन है कहता है एक स्कूल पाठ्यक्रम की सबसे अच्छी तरह, यानी एक अच्छी तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हो? तो मुझे ये लगता है कि अगर आप सही से इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है, अगर आप सही से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ, पॉजिटिव है, बड़ा भी है। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा इतने इतने तथा गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता होगी, ये भी बताइएगा। तो ये 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाँ, संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नहीं मारना है, क्लियर है? ए नहीं मारना है, निदान नहीं करना है। संवर्धन कार्यक्रम, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको एक बेहतरीन संवर्धित ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराइए जिससे कठिनाइयों का निदान पहले से ही हो जाए। Anyway guys, thanks for watching वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवीएस के लिए सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बने रहें हमारे साथ निःशुल्क कोर्सेज के साथ। जय हिंद।